और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में हलचल तेज है। वाई.बी. चौहान सेंटर पहुंचे शरद पवार, सुप्रिया सुले। कुछ ही देर पहले कांग्रेस के नेता थोराट ने की है मुलाकात। शरद पवार से मिले कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट और आज दोपहर 3 बजे महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी। आपको बता दें कि आज एमवीए के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट संभव है। तो हलचल जबरदस्त देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कुछ देर पहले कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। शरद पवार से मिले हैं कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट और दोपहर 3 बजे महाविकास आघाड़ी की बैठक भी होगी। आज एमवीए के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट संभावित है। यह उम्मीद की जा रही है कि पहली लिस्ट आज जारी की जा सकती है। आज की इसी बैठक पर कुछ और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी वैभव परब से। वैभव, अखिलेश, देखिए आज 22 तारीख है और 22 तारीख से महाराष्ट्र में नामांकन भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इसी वजह से अब एमवीए पे दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो जिस प्रकार की खबरें आ रही है ठाकरे और कांग्रेस के बीच की जो तनातनी चल रही है उसके बीच अब संकट मोचक के नाम से बाला साहब थोराट को यहाँ पे भेजा गया है। आज सुबह पहले ही उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद अब फिर बाला साहब थोराट है वो मातोश्री पे पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने और दूसरी तरफ खुद शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ वाई.बी. चौहान पे पहुंचे हैं। यहाँ पे अपने पार्टी के लोगों के साथ कुछ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में जो अंतिम फैसला है वो लिया जाएगा और उसके बाद जो दोपहर 3 बजे ट्राइडेंट होटल में बैठक होने वाली है उस पर मुहर लगाई जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। देखिए ये दबाव बढ़ते जा रहा है कैंडिडेटों की वजह से। देखिए आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने 99 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में एमवीए अगर इस तनातनी से चलते रहा तो इसका असर है कार्यकर्ताओं पर हो सकता है और इसी वजह से हमने अभी यूबीटी के कुछ लोग हैं, शरद पवार गुट के कुछ लोग हैं और कांग्रेस के कुछ नेता है उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज के आज इनको ऐलान करना ही पड़ेगा ताकि आगे जाकर कौन सी तारीख को उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करना है, नामांकन दाखिल करना है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा की जाए, प्रचार करने के लिए आसान हो जाए। देखिए हालांकि कम दिन बचे हैं। अगले 23 तारीख को महाराष्ट्र में जिस प्रकार के आतिशबाजी होगी, फटाके बजेंगे, ढोल नगारे बजेंगे क्योंकि रिजल्ट आने वाला है 23 तारीख को, यानी 1 महीना बाकी है। ऐसे में एमवीए का सहमति नहीं हो रही है सीट बंटवारे को लेकर। संकट मोचक बाला साहब थोराट है, शरद पवार को जाकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं कि महाराष्ट्र एमवीए की पहली लिस्ट आने की संभावना है दोपहर 3 बजे। बैठक के बाद ऐलान की संभावना है। जो जानकारी वैभव परब भी आपको दे रहे थे, 3 बजे जो बैठक होगी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और माना यह जा रहा है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद सीटों का ऐलान किया जा सकता है। यानी महाविकास जो आघाड़ी गुट यहां पर खेमा है, जो अभी वहां पर विपक्ष में है, उनकी पहली लिस्ट आज आने की संभावना है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाकई में लिस्ट आ जाती है, क्या समन्वय बन जाता है, क्योंकि सीटों को लेकर लंबे वक्त से रसाकशी जारी है, बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। आपस में जो गठबंधन के साथी हैं वो भी एक दूसरे पर हमले करने से नहीं चूक रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे आज जो बैठक होगी उसके बाद क्या ऐलान कर दिया जाएगा, पहली लिस्ट आ जाएगी, ये सवाल है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक एमवीए की पहली लिस्ट आने की आज संभावना है। मेरे साथ गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन वैभव पहले इसी पर जरा बता दीजिए, जिस तरीके से आर पार की स्थिति देखने को मिली वहां पर गठबंधन के साथियों में भी, क्या आपको लग रहा है कि आज लिस्ट आ जाएगी? जी बिल्कुल आने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है क्योंकि देखो पहले तो ठाकरे बनाम नाना पटोले ये विवाद था, तनातनी इनकी दोनों की वजह से चल रही थी। लेकिन अब बाला साहब थोराट की एंट्री होने के बाद शरद पवार को मनाने की कोशिश बाला साहब थोराट कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के कई बड़े नेता में से एक नाम है बाला साहब थोराट। इनका कहीं सारा प्रश्न रह चुका है। अब देखा जा रहा है तो उद्धव ठाकरे से ये बातचीत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश करिए। देखो कुछ सीटों पर झगड़ा जरूर है लेकिन थोड़ा सा हर एक को एक कदम पीछे आने की जरूरत है। अगर ये एक कदम पीछे आते हैं तीनों भी तो मुझे नहीं लगता कि आज सीटों का डिक्लेयर होना कोई मुश्किल नहीं है। आज दोपहर 3 के बाद ये मीटिंग करेंगे, इसके बाद ये तीनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी करेंगे। देखो समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पे रोल महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने भी मित्र पक्ष है जिन्होंने कहा है कि हमको भी कुछ सीटें चाहिए, तो अगर उनको अहम भूमिका मिली तो आज के आज ये सीटों का ऐलान होने का
संभव यहाँ पे जताया जा रहा है। देखो फॉर्मूला क्या हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो एनसीपी है जो शरद पवार गुट है, उन्होंने पहले से ही कहा है कि हमको कम सीटें चाहिए लेकिन हमको ज़्यादा सीटें जीतनी है, यानी 84, 86 उनका मार्जिन रह सकता है सीटों को लेकर। दूसरी तरफ देखा जाए तो खुद यहाँ पे कांग्रेस है वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है और वो बोल रही है कि हमको 100 से ज़्यादा सीट चाहिए। दूसरी तरफ यूबीटी है 101 के नीचे आने की मांग कर रही है, बोल रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त जस्ट मौजूद हुए हैं रोहित पवार जो शरद पवार जी के पोते हैं, उनसे बातचीत करके जान लेते हैं। रोहित जी एक मिनट, आप लाइव में है, एक मिनट। रोहित पवार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रोहित जी, आज सीटों का ऐलान हो सकता है, कितनी संभावना है? ये देखो, जो भी चर्चा थी, अभी पवार साहब हो, उद्धव ठाकरे साहब हो या कांग्रेस के नेता हो जयंत पाटिल साहब हो, इनमें चर्चा बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। जो भी विषय 2 डिजिट का था अभी सिंगल डिजिट में आ गया, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि आज शाम तक ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे और शाम में शायद या कल सुबह लिस्ट फाइनल हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आज दोपहर के बाद जो अहम मीटिंग होगी उसके बाद ही लिस्ट जारी हो सकती है, इसलिए तो मैं शाम में हो सकते ऐसे कहा, और डिपेंड्स ऑन पार्टी ऑल्सो। रोहित पवार को आपने सुना, उनका ये कहना कि आज शाम में या कल सुबह तक लिस्ट आ जाएगी। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। और अभी एक और बड़ी खबर, पुणे में 5 करोड़ कैश मिलने का मामला। सवाल यह कि पैसा किसका है अभी तक पता नहीं चल सका। कार से 5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह चुनावी मौसम में 5 करोड़ कैश मिलने का मतलब क्या? यह किसका पैसा है, किसके पास जा रहा था? एक कार से 5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। कैश की बरामदगी इतने बड़े पैमाने पर। 4 लोग इस मामले में ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पैसा किसका है अभी तक पता नहीं चल सका है। आइए गणेश ठाकुर के पास मैं आपको लिए चलता हूं। गणेश, कुछ और जानकारी मिल पाई क्या? ये क्या मामला है 5 करोड़ कैश मिलने वाला? जी देखिए, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बड़ा है और राजनीति हो रही है। विपक्ष इसको लेकर काफी हल्ला बोल कर रहा है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं उनके एमएलए की गाड़ी है और ये पैसा भी उनका है। 25 करोड़ थे, वो 5 करोड़ दिखाए गए और अब इस मामले में इनकम टैक्स की एंट्री भी हो गई है। अखिलेश, एक बड़ी अपडेट मेरे पास इस फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर ये है कि हम देख रहे कई दिनों से कि खबरों में सिर्फ एमवीए बना हुआ है, यानी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार गुट। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा ने जो अपने 99 सीट्स को डिक्लेयर किया है, उसके बाद शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार के बीच भी तनातनी चल रही है। अजीत पवार एबी फॉर्म्स देकर अपने सभी उम्मीदवारों को दे रहे हैं, जिसको लेकर बहुत नाराजगी शिवसेना की तरफ से यानी मुख्यमंत्री की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जिस पर बात नहीं बनी थी और उसको लेकर शिवसेना ये कह रही है कि ये सीट हमारी थी और एबी फॉर्म अजीत पवार की तरफ से कुछ कैंडिडेट्स को दिए गए, जिसकी वजह से संभ्रम हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी गणेश आप दे रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगा, इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन दर्शकों को एक और अहम बात मैं बता दूं, पुणे में गाड़ी से 5 करोड़ रुपए की बरामदगी पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो गई। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे विधायकों को चुनाव जीतने के लिए 50-50 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। 15 करोड़ की पहली किश्त अभी भेजी गई है। कल 2 गाड़ियां थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होगा, मैंने यहां से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की है। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया कि लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़। बाकी का पैसा भी जाएगा। लेकिन ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री या देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार की तरफ से। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिगो के विमानों को फिर से धमकी मिली है। आपको बता दें कि इंडिगो के 10 विमानों को बम की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद विमानों में सुरक्षा अलर्ट। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो के विमानों को धमकी मिली है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो एक के बाद एक कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आई, धमकी की घटनाएं।
इंडिगो के 10 विमानों को एक बार फिर से धमकी दी गई है, बम की धमकी मिली है। रविकांत मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रविकांत, और क्या पता चल पा रहा है? देखिए, इन 10 विमानों को बम की धमकी मिली है और ये आज लगातार 9वां दिन है जब लगातार धमकी मिल रही है और करीब 130 फ्लाइट, इन 10 फ्लाइटों को मिला दें तो करीब 130 से ज्यादा फ्लाइटों को बम की धमकी मिल चुकी है। अखिलेश, हम बता दें कि हर फ्लाइट को जिसको भी धमकी मिलती है उसको पूरी गंभीरता से लिया जाता है और इसको सिर्फ धमकी नहीं माना जाता है। हर नई धमकी पर पूरी की पूरी चेकिंग होती है और जो एसओपी है उसका पूरा पालन होता है। हर बार जब धमकी आती है तो पूरी एसओपी के पालन में करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और अगर ये डाइवर्जन है तो वो बढ़ करके करीब 3 करोड़ हो जाता है। तो जो कारोबार है उसको भी नुकसान हो रहा है। करीब 260 करोड़ रुपए का आकलन है कि अब तक नुकसान हो चुका है और ये लगातार जो ऐसे में बहुत जरूरी है कि तह तक एजेंसियां जाएं कि आखिर ये धमकियां कहां से मिल रही हैं, कौन इन सब के पीछे है, पता चले। वरना आप देख रहे हैं किस तरीके का आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है इन तमाम विमानन कंपनियों को। अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में धमाका हुआ है। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिल रही है। 12 कर्मचारी गंभीर तौर पर घायल हुए हैं और अभी भी कई कर्मचारी मलबे में दबे हो सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो घायल हुए, देखिए उन्हें आनन फानन में अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। 12 कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें विस्फोट की सूचना मिल रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नितिन ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, पूरा मामला क्या है, कैसे विस्फोट हुआ, कुछ और पता चल पाया क्या? हाँ जी अखिलेश जी, बताना चाहूँगा जबलपुर के खमरिया गांव के पास एक बड़ी फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो सुबह 8 बजे बताया जा रहा है। जो ये हादसा हुआ है सुबह 8 बजे की घटना है और ये 12 से अधिक लोग जो मजदूर थे वो घायल हुए हैं। फिलहाल तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है और उस फैक्ट्री के अंदर 1000 पाउडर बम बनाया जाता था ना, जो 1000 पाउडर का बम का यहाँ पर बनाया जाता था। उस के दौरान यहाँ पर एकदम अचानक ब्लास्टिंग हुई और ब्लास्टिंग होने के बाद से जो मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर, उन मजदूरों की संख्या फिलहाल तो सामने 12 आ रही है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा उसमें अधिक मजदूर थे, जहाँ पर बचाव दल वहाँ पर जुटा हुआ है और लगातार वहाँ पर प्रशासन भी मौके पर पहुँच गए। सूचना इतनी मिल रही कि पुलिस और जो फैक्ट्री के संचालक है वो मौके पर पहुँच गए हैं और अफरा तफरी का माहौल है। ठीक है नितिन, आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कुछ और सूचना मिलेगी दर्शकों तक हम वो खबर भी पहुंचाएंगे। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताएं, मोदी का पावर शो। देखिए, कुछ देर में रूस के कजान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3:30 बजे पुतिन से उनकी मुलाकात होनी है। कजान में मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक होगी। देखिए, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं कजान। थोड़ी ही देर के बाद वो पहुंच जाएंगे वहां पर और कहा यह जा रहा है दोपहर 3:30 बजे पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, पुतिन से मिलेंगे। कजान में मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं कुछ ही देर के बाद कजान। वहां की तस्वीरें आएंगी पूरे देश और साथ ही दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यहां से क्या संदेश देने की कोशिश होगी इस समिट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में रूस के कजान शहर पहुंचने वाले हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेना है, लेकिन उससे पहले आप देखिए बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस होटल में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें रुकना है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। काफी छात्र आपको लाइन से यहां पर दिखाई पड़ेंगे। मुझे लगता है दक्षिण भारत से ये लोग हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद, पीएम मोदी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हिम। उत्साहित है मिलने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रुति है। वी आर वेरी एक्साइटेड और हम बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री जी आज यहाँ आने वाले हैं। हम उनके लिए गाना भी गाने वाले हैं। बताइए कैसे स्वागत करेंगे, सुनाइए। आज हम वेलकम सॉन्ग गाएंगे वाले। स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम।
जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा और ये कतार आपको काफ़ी लंबी नजर आएगी। 4 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूसरी रूस यात्रा है और यह रूस यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती क्योंकि इस बीच पीएम मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया था और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इसको लेकर भी मैसेज है कि शायद कुछ शांति का संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। और आप देखिए, वेलकम टू तातारस्तान, क्योंकि कजान तातारस्तान की राजधानी है जहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ओम शांति से, ब्रह्म कुमारी से, मैडम क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं? क्योंकि वो इससे पहले भी पुतिन से मिले हैं, जेलेंस्की से मिल चुके हैं, एक बार फिर पुतिन से आज मिलने वाले हैं। हमें उम्मीदें बहुत हैं क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है मोदी जी कि जिनको मतलब बहुत, जिसको कहना चाहिए ना, बुद्धिमत्ता से और समझदारी से और युक्त रूप से बातचीत करते हैं और अपने नियमों पे दृढ़ रहते हुए जब दोनों तरफ के वो फायदे की बात सोचते हैं ना, तो ये काम हो सकता है। उनमें ताकत बहुत है और नियमों के वो बहुत पक्के हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। हमें इसलिए पूरी आशा है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। पीएम को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए ये कतार काफ़ी लंबी है और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी। क्या तैयारी है यहाँ पर पीएम के स्वागत के लिए? बहुत बढ़िया तैयारी है। वी आर रियली एक्साइटेड टू मीट हिम एंड या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज वेलकम। पीएम से मिलने के लिए तैयार हैं और आगे जहाँ तक भी आप जाएंगे बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए, एबीपी न्यूज़ का कैमरा देखते ही लोगों में काफ़ी उत्साह भी आ गया है। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? आन्या। क्या तैयारी है आप लोगों की? किस तरह का यहाँ पर माहौल? यहाँ पे बहुत खुशी का माहौल है, हम लोग बहुत खुश हैं उनसे मिलने के लिए। सोशल मीडिया पर मशहूर मध्य प्रदेश की छतरपुर की बच्ची बिन्नू रानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिन्नू उस वक्त मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के पास पहुंची जब वो बैठक कर रहे थे। बिन्नू ने अपने अलग अंदाज में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बात की और उनसे ये अपील भी करवाई कि दर्शक उसके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुनिए जरा सीएम मोहन यादव से उनकी मुलाकात। एक बड़ा भैया देख के इतना अच्छा लगो। ऐसा तो हमने कहूँ देखो नहीं अपने भोपाल में, ऐसा इतना बड़ा, इतना कितने मंजिल है और बहुत सुंदर बनो। और जय राम राम मुख्यमंत्री जी। राहु राव आपको सुन रहे हैं और हमें देखा था ना मनक। अरे आपको देख के डर लग रहा है। और हमारी वीडियो देखा था अभी तक तो नहीं देखा है। हमने आपकी एक जब वीडियो बनाई ना दी थी, अभी मेरे का देखी है। अच्छा और आप हम सारा गए थे, सुरेश सर कह रहे थे, उनको नाम भूल गए, आर्यन सर कह रहे थे कि हम मिलवा दे भी और सचिन भैया तो मिलवा ही था। मिलवा दे। हाँ। अब हमारा नाम जाना था? नहीं जाना। तो हमारा नाम आया बिन्नू रानी, मतलब नाम नहीं बिन्नू रानी का, हमारा नाम दीपा यादव है। दीपा यादव। हाँ। अच्छा बिन्नू रानी, आपका धन्यवाद। और हमें आप जो कह लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। अरे डरा के बोल रही, फॉलो करो। फॉलो करो। फॉलो कर दिया भाई। फॉलो तो करनी है। फॉलो तो करनी है और सब्सक्राइब तो जबरदस्ती करना है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ में बिन्नू रानी की ये मुलाकात और ये बातचीत आपने सुनी। सीधे बिन्नू रानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बिन्नू, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और अब तो बहुत फेमस हो गई है आप, गजब की वायरल हो रही है और बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। कैसा रहा सीएम के साथ में मुलाकात और ये बातचीत का पूरा? हमें तो अच्छा लगा कि हम क्या बताएं। अच्छा बताइए, अपने ही अंदाज में बताइए। अपने ही अंदाज में बताइए, जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग करती हैं, जिस तरीके से एंकरिंग करती हैं, वैसे ही बताइए कैसा लगा आपको सीएम से मिलके? हमें तो अच्छा लगा सीएम साहब से मिलके कि हमें तो कब तो कैसे लगा तो बड़ा उनको बंगला बनू तो फिर चेकिंग मैं कितना पहली बार देखो तो तो अच्छा लगा हमें। सीएम ने क्या कहा आपसे मुलाकात करके? आपसे जब बात हुई उनकी, उन्होंने क्या कहा आपसे? वो देखते हैं आपके वीडियोस को? पास ही बात दवन ने बहुत आभार दा कि बेटा तुम बहुत आगे लो जे हो और ने अच्छा मूड पे हाथ फेरो तो। हां आओ। और सीएम हाउस पहली बार गई थी आप, कैसा लगा आपको वहां जाके, वहां पहुंच के? पहली बार गए थे हमने, तो बड़ो देखू ना सबका छू उनके तेल बॉडी गार्ड तो अच्छा मतलब का पता कितने का लगो तो
हमें देख के हम कहा पागल आई गए थे कि भगवान जो कहाँ हम आ गए। अच्छा, एबीपी न्यूज़ के जो दर्शक आपको देख रहे हैं बिन्नू, उनसे आप कैसे अपील करेंगे? अपने उसी अंदाज में आप अपील करिए कि आपके चैनल को वो सब्सक्राइब करें, आपको देखें, आपके वीडियोस को लाइक करें। जितने जन भी हमारे वीडियो देखा तो जितने नहीं फॉलो करे हुए तो उनके लिए नहीं बहुत ज्यादा धन्यवाद। और जो जो को फॉलो करे आप रिश्तेदारों से भी करवा रही हैं। अच्छा, अब कैसा लगता है आपको जो बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर आपको मिलता है? लोग बुलाते हैं, लोग आपको जानते हैं। किस किस से मिली है भोपाल में आप? भोपाल से तब नहीं से मिले थे, अब पिछली बार से मिले दिग्विजय सिंह बब्बाजू से। अच्छा, ठीक है बिन्नू, ठीक है।